नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीकेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हमारे मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है टीकेडी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपके उम्मीद करता हूं कि आप इन क्लासों को रेगुलर ले रहे होंगे। जितनी भी आपकी क्लासें हैं बहुत अच्छे से चल रही हैं। बतन सर यूपी जी की क्लास ले रहे हैं रेगुलर, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं। और ये जो आपकी मैथ की क्लासें हैं बहुत बढ़िया क्लासें हैं, इनको आपको रेगुलर देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इन क्लासों के अंदर लाता हूं और ये क्वेश्चन आपको रेगुलर बनाने हैं। आपको PDF ही दी जाती है रेगुलर, आपको PDF दी जाती है क्लास के बाद और आपको PDF ही रेगुलर सॉल्व करनी है। रिवीजन आपका रिदम जिससे बना रहे, ठीक है। अब देखो आज का जो हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो हमने क्वेश्चन रखे हैं 5 क्वेश्चन पाई चार्ट के हैं, उसके बाद हमारे 15 क्वेश्चन मैथ के हैं, ठीक है। देखो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। देखो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या रखा है पहले समझ लो एक बार। परसेंटेज वाला हमारा पाई चार्ट है। इसने क्या रखा है, देखो इधर भोजन है, भोजन पर 23%, गृह योजना पर 15%, मिश्रित पर 20%, कपड़े पर 10%, यातायात पर 5%, शिक्षा पर 12% और बचत पर 15% खर्च किए गए हैं। खर्च किए गए टोटल आए। टोटल हमारा जो होता है परसेंटेज में 100% होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या रखा है, यातायात और मिश्रित मदों पर किया गया कुल खर्च परिवार की कुल आय का कितना प्रतिशत है। परिवार की कुल आय का कितना प्रतिशत है। परिवार की कुल आय कितनी होगी, हमेशा 100%। टोटल कितना होता है 100%। तो 100% का आपको बताना है 100% से कि 100% में से यातायात और मिश्रित मदों पर किया गया खर्च। यातायात आप देखेंगे कि यातायात पर किया गया है 5% खर्च, यातायात पर 5%। और बात कर रखी है मिश्रित मदों पर, तो मिश्रित मदों पर किया गया है 25% खर्च। आप कहेंगे टोटल कितना खर्च किया गया, 20% खर्च टोटल किया गया है। यातायात और मिश्रित पर 25% खर्च किया गया है। कितना, 25%। तो 100 का 25% आप जब निकालोगे तो आपका राइट आंसर आएगा 25%। तो इस पहले पाई चार्ट का क्या आंसर होगा दोस्तों, 25% राइट होगा, ऑप्शन ए 25% राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है दोस्तों, परिवार की वार्षिक बचत किस मद पर के खर्च के पूर्णतः बराबर है। बात किसकी करी इसने, परिवार की वार्षिक बचत किस मद के खर्च के पूर्णतः बराबर है। बात किसकी कर रखी है, परिवार की। आप देखेंगे परिवार पर कितना खर्च किया गया है। परिवार पर किधर है, परिवार पर बचत की बात की है, बचत की बात करिए। बचत कितने परसेंट है दोस्तों, 15%। अब इसने पूछा है कि जो बचत हमारी है ये किस खर्च के बराबर है, किस खर्च के पूर्णतः बराबर है। तो आप देखेंगे 15% बचत है और गृह योजना भी कितना परसेंट है, 15%। तो बचत किस खर्च के बराबर है, गृह योजना के बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गृह योजना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पाई चार्ट आता है 5 नंबर का, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है ये आपके इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन टफ भी हैं और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान भी हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जब पुलिस के पेपर में आपके आए थे बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे पाई चार्ट के। 5 नंबर बिल्कुल फ्री के थे अगर आपने ठीक से बनाए होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या रखा है, यदि परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपए है। परिवार की कुल वार्षिक आय इसके अंदर खोल रखी है सवाल में, कितनी है दोस्तों, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए थी। तब शिक्षा और गृह योजना पर किए गए खर्चों में कितने रुपए का अंतर था। किसकी बात करिए बच्चे, किसकी बात करिए, शिक्षा और गृह योजना पर किए गए खर्चों में कितने रुपए का अंतर था, ठीक है। अंतर पूछा है। टोटल आपका कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है, कुल आय कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपए। कुल आय आपकी दे रखी है बच्चे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। इसके बाद क्या रखा है देखिएगा दोस्तों, इस पर क्या रखा है,
शिक्षा और गृह योजना की बात करिए, शिक्षा आपकी दिखाई दे रही है, शिक्षा में कितने परसेंट है दोस्तों, 12%। इसके बाद बात किसकी करिए, बात करिए गृह योजना की। गृह योजना में कितने हैं दोस्तों, गृह योजना में 15%। फिर इसने क्या रखा है कि शिक्षा और गृह योजना पर किए गए खर्च का अंतर कितना है, अंतर पूछ रखा है शिक्षा और गृह योजना। गृह योजना पर कितने, 15% है, और शिक्षा पर कितने परसेंट है, 12% है। कितने का अंतर आएगा दोस्तों, 3 का अंतर आएगा। तो 3% आप निकाल देंगे, यही आपका आंसर होगा। अंतर पूछा है 3% अपॉन 100। आप कहेंगे इसका राइट आंसर कितना है दोस्तों, 3000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 3000। कितना होगा दोस्तों, 3000। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 3000। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन नंबर 4 बनाए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, बनाइएगा। 1 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जाता है, 10 से 15 सेकेंड। बनाएं, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 10, कॉपी पेन आपने साथ रखनी है और क्वेश्चनों को साथ साथ करते चले जाना है। ठीक है, मुझसे पहले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें, क्वेश्चन करने की कोशिश करें मेरे करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 4 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है देखो दोस्तों, यदि परिवार की आय 20% से बढ़ती है तब योजना और कपड़े पर किए गए खर्चों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि यह मान लिया जाए कि अन्य मदों पर इसको देखें दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अन्य मदों पर खर्च राशि अपरिवर्तित है दोस्तों। परिवर्तन सिर्फ किसके अंदर हुआ है, कपड़े में और भोजन में हुआ है। और जो अन्य मद बचे हैं, कपड़े और भोजन को छोड़ के, से बचत है आपका, गृह योजना है, मिश्रित है, यातायात है, शिक्षा है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। देखिए दोस्तों, आय आपकी कितनी है टोटल, इसके अंदर 100 है, 100 है दोस्तों, 100%। अब 100% के आप जब 100% के अंदर जब आप देख रहे होंगे तो 100% में जब आप देखेंगे किसकी बात करिए, भोजन और कपड़े की। भोजन कितना है, 10%। कपड़े कितने, भोजन कितना है दोस्तों, 23%। कपड़ा कितना है, 10%। तो इस 100% के अंदर जब हमने वृद्धि नहीं की है, तब भोजन और कपड़े कितने परसेंट रहे हैं, 10 और 23 33% रहे। कितने रहे हैं दोस्तों, टोटल 33% रहे हैं। 33% कितने हैं, 33% दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। आप देखो करा किया गया है सवाल के साथ। इसने कहा है कि परिवार की आय में 20% की वृद्धि कर दी। आपकी परिवार की आय है कितनी, 100% है। अब परिवार की आय कितनी हो गई, 120% हो गई। कितनी हो गई दोस्तों, 120। अब बताना है कि 120 में भोजन और कपड़े पर किया गया खर्च आप निकाल लें, तब आप देख रहे होंगे कि कितने की वृद्धि यहां से यहां तक हुई है। कपड़े और भोजन में कितने की वृद्धि हुई है, यही आपको बताना है कि वृद्धि कितने की हुई है कपड़े और भोजन में। देखें एक चीज मुझे बताएं, इधर देखें एक बार, टोटल कितना परसेंट है आपका, 100%। 100 में से कपड़ा और भोजन कितना था, 33%। 33% कपड़ा और भोजन है, तो अन्य जो बचे होंगे, अन्य आपके जो बचत है, जिन पर भी अन्य आपकी बचत है, वो 67% होगी। कितनी परसेंट होगी दोस्तों, 67% होगी। 67 कितने परसेंट, 67% होगी। अब मुझे बताएं, इस 67% पे कोई वृद्धि नहीं की गई है। इस 67% पे कोई भी वृद्धि दोस्त नहीं की गई है। 67% पे कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। वृद्धि हुई किस पर है, कपड़े पर और भोजन पर हुई है। तो 67% अगर 120 में से आप घटाएंगे तो आपका कपड़े का और भोजन का परसेंटेज बच रहा होगा। तो जब 67 में से आप घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, घटाइए कितना बचा, 53 बचेगा। कितना परसेंट दोस्तों, 53%। तो आप देखेंगे कपड़े और भोजन में कितने की वृद्धि होगी दोस्तों, कपड़े और भोजन में कितने की वृद्धि होगी दोस्तों, देखिएगा कपड़े और भोजन में वृद्धि हुई है आपकी 20 रुपए की। 20% की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है, 33 पर। परसेंटेज के लिए 20 और 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पूरी कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है। देखिएगा जब आप 33 से काटेंगे, 33 से
तो कितनी बार जाएगा, 5 × 15, 5 × 15 नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा लगभग। कितना जाएगा आपका, 6 बार, 6 बार। जब 6 से आप काटेंगे 36 18 और 36 18 और 1 19, कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। तो 2 बचेगा, 0 20 बढ़ेगा, 1 0 बढ़ाएंगे, लगभग कितना परसेंट आएगा दोस्तों, 60% आएगा। जब आप लगभग भाग देंगे तो 60.6% आएगा, 60.6% आएगा आपका, 60.6% आएगा। तो इसका लगभग में आंसर पूछा है आपका कितना परिवर्तन आया है, जो वृद्धि हुई है, किसमें वृद्धि हुई है, भोजन और कपड़े में जो वृद्धि हुई है आपकी, वो कितने परसेंट की हुई है, लगभग 60% की हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा दोस्तों, 60%। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। शुरू के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े इजी थे, अब जो क्वेश्चन आपके हैं, ये जो क्वेश्चन था थोड़ा अच्छे लेवल का था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आप हार्ड भी नहीं कहेंगे इसको, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है मित्रों, गृह योजना और यातायात पर खर्च की गई कुल राशि बचत तथा मिश्रित मदों पर की गई कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। सबसे पहले आप देखेंगे तुलना किससे की गई है, बचत तथा मिश्रित मदों पर की गई कुल राशि का कितना प्रतिशत है गृह योजना और यातायात। गृह योजना और यातायात का कुल खर्च बचत तथा मिश्रित मदों पर की गई कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। मैंने बताया तो जिसके साथ का आएगा उसको आप नीचे रखेंगे। तो बचत और मिश्रित कितना कितना है, आप देखेंगे बचत कितना है, बचत कहेंगे बचत कितना है दोस्तों, 15% है। मिश्रित कितना है, आप कहेंगे मिश्रित 20% है। ये जुड़े हैं का के साथ, और मैंने कहा था जो का के साथ जुड़ेगा वो हमेशा नीचे आएगा, हर में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 15 और 20 टोटली कितना हुआ, कुल की बात करिए 35% हुआ दोस्तों, 35%। ठीक है, अंश में आप रखेंगे गृह योजना और यातायात को। गृह योजना कितना है दोस्तों, 15% है। यातायात कितना है दोस्तों, 5% है। आप कहेंगे कितना हो गया, 20%, 20%। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज के लिए आप 100 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 2 जीरो लग जाएंगे। कितने जीरो दोस्तों, 2 जीरो। काटेंगे इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जब आप 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से आप काटेंगे 5 चौक 20, कितनी बार, 4 बार। 7 से आप काटेंगे, 7 पंजे 35, कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा, 7 7 49, तो आप कहेंगे लगभग कितना परसेंट आ गया, 57% है क्या, लगभग 57%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 57%। कितना आएगा दोस्तों, 57%। ठीक है, पाई चार्ट को ठीक से पढ़ना है, उसके बाद सोच समझ के आराम से आंसर देने हैं। बस इसका ध्यान रखना है, जिसके साथ का जुड़ेगा दोस्तों वो हमेशा हर में आता है, और जिससे तुलना की जाएगी हमेशा हर में आएगा, और जिसका मान पूछा है वो आपको हमेशा अंश में रखना है। बस का ध्यान रखना है, जिसके साथ का जुड़ गया वो हमेशा हर में रखना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ आपका, पाई चार्ट आपके कंप्लीट हुए। अब चलते हैं अपने मैथ के क्वेश्चनों पर, जो आपके मैथ के क्वेश्चन दे रखे हैं। मैथ के क्वेश्चन दे रखे हैं आपके 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैथ के क्वेश्चन आपके टोटल 15 क्वेश्चन है। इनको और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है, देखो दोस्तों, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, 18। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है, तो y का मान क्या होगा दोस्तों। y का मान आपसे पूछा है कि कोई संख्या है, उस संख्या को हम जब 289 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 17 आता है, 18 आता है सॉरी। अगर उसी संख्या को 17 से विभाजित करें, विभाजित करने पर 22 शेष बचता है, तो y का मान आपका क्या होगा। देखिए दोस्तों, कोई संख्या है, आपने कोई संख्या मान लो x संख्या दे रखी है, इस x संख्या को 289 से विभाजित कर रहे हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपने अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप सवालों कैसे करेंगे। 17 से आप डिवाइड करेंगे 289 को, अगर ये पूरा पूरा कटता है, दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा पूरा कटेगा, 17 से 289 कटेगा, तो आप क्या करेंगे, इस 17 से पूरी संख्या को भाग ना देकर जो शेषफल दे रखा है 18, इसको भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने जो 18 दे रखा है, इस 18 को भाग करेंगे डायरेक्ट किससे, 17 से दोस्तों, 17 से। तो 17 का ना 17, आप कहेंगे शेषफल कितना बचा दोस्तों, शेषफल बचा 1, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 आएगा।
कितना आएगा 1। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक बार और देख लें सवाल को। मैंने क्या कहा आपसे, सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। 17 से पहले आपको 289 को काटना है। अगर ये इससे कट जाता नहीं कटता है तो ये रूल नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो हमें उसका शेषफल जोड़ना पड़ेगा। 17 से कटता है तो कटने के बाद 17 से 289 अगर पूरा पूरा कटता है तो इस 17 से जो शेषफल था पहला वाला उसको भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा भैया हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा, ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन आपके आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए दोस्तों। देखो 7 में क्या क्या रखा है। इसने क्या रखा है, n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर क्या शेषफल रहेगा। यह भी शेषफल प्रमेय का सवाल है। एक n, ये लिखा है n, आपका n के किसी पूर्णांक मान के लिए, n का कोई भी मान हमने मान लिया, 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग करना है। देखो दोस्तों, 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को आपने डिवाइड करना है 3 से। किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है दोस्तों, 3 से। फिर आपको बताना है कि शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। देखो दोस्तों, एक चीज मुझे बताएं, ये 3 दे रखा है, इस 3 की आप पावर कितनी भी कर लें, हमने माना इस 3 की पावर 4 कर लिए, आप कहेंगे कितना आया, 81 निकल के आया। 3 से काटेंगे कट जाएगा, कट जाएगा। कहने का मतलब है अगर 3 की पावर आप कितनी भी कर लें वो संख्या 3 से पूरी पूरी कटेगी। तो इधर अब जब आप देखेंगे 3 की पावर कितनी है, कोई मतलब नहीं, 3 की पावर विषम हो सम हो उससे कोई मतलब नहीं है। 3 की पावर 2n है, कहने का मतलब है जब 3 से 3 की पावर 2n कटेगा तो ये हमें 0 शेषफल देगा, ये कोई शेषफल नहीं देगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अब देखो 3 की पावर, अब बचा कितना हमारा 9n बचा। जब 9n को आप 3 से भाग देंगे यही पूरा कटेगा। कोई भी संख्या है जो 3 से काटती है, संख्या 3 से कोई संख्या काटती है, मान लो 6 है, देखो 6 के अंदर हमने 2 से गुणा करा, कितना बना, 12 बना। जब ये 3 6 को काटेगा तो ये 3 12 को भी पूरा पूरा काटेगा। अब ये 9 दे रखा है, 9 के अंदर n का मान कुछ ही मान लो आप, 4 मान लो, 9 चौक 36, 3 9 को भी काट रहा है और साथ में 36 को भी काट रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो 9n है किसी से भी गुणा करेंगे, अगर इसके अंदर संख्या के अंदर 3 का मल्टीपल है तो ये संख्या भी हमें बिल्कुल 0 शेष देगी। तो ये संख्या भी क्या देगी, शेषफल 0 देगी। बस भाग आपको करनी किसे है, 5 को करनी है। जब आप 3 से 5 को भाग करेंगे, अब 3 से 5 को भाग करनी है दोस्तों। जब आप 3 से 5 को भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 का ना 3, तो आपका बचेगा 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से क्वेश्चन नहीं हो पाता ये, अब देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए, इसको कीजिएगा दोस्तों। इसने क्या रखा है, यदि a, b, c, 8, सॉरी दोस्तों, a, b, c, d, e 5 क्रमिक विषम संख्याओं हैं तो उनका औसत कितना होगा। अब देखो इनके औसत, कई औसत आ सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है कि इसका औसत क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो दोस्तों, करना कैसे है क्वेश्चन, ये क्रमिक विषम संख्याएं हैं, 5 क्रमिक विषम संख्या, और आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्याओं में हमेशा कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। यहीं से सवाल होगा, कितने का अंतर होता है दोस्तों, 2 का। एक दे रखिए आपको संख्या a, b, c, d, और एक दे रखा है e। अब एक चीज देखो, एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूं। विषम संख्या है 5 क्रमिक, हम विषम संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या क्या होती है, 1, दूसरी 3, 5, 7 और 9।
ये विषम संख्याएं होती हैं दोस्तों। जब आप देखेंगे इसका अंतर कितने का है दोस्तों, 2 का, यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का है, यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का है। आगे चलेंगे नहीं, फिर देख लेते हैं यहाँ का अंतर कितने का है, 2 का है। अब देखो इधर, अगर इसका औसत कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। आप कहेंगे पहली संख्या और लास्ट संख्या जोड़कर 200 भाग कर दें, तब भी औसत क्या आएगा, 5 है। अगर आप देखेंगे इस एक के अंदर अगर हम 4 जोड़ दें, ध्यान सुनना है दोस्तों, इस एक के अंदर अगर हम 4 जोड़ दें, 1 + 4, तब भी आपका 5 बनना है। और ये 5 क्या है, औसत है दोस्तों, ये 5 क्या है, औसत है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देख लो एक बार, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखो इधर, देखो मैं जो समझाने वाला हूं उसको समझो ध्यान से। अब इधर दे रखा है हमारा a, दे रखा है a, B, C, D, E। अगर इस a के अंदर आप 4 जोड़ दें तो C बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। इधर देखो, ये मैंने संख्याएं आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में लिखी हैं। यहां पर जब हम 4 जोड़ रहे हैं तो बीच की संख्या औसत निकल के आ रही है, क्योंकि 2 का अंतर है। अगर यहां पर हम a के अंदर 4 जोड़ दें तो आपका C बनेगा, और C ही हमारा क्या है, औसत है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, a + 4 आएगा, ऑप्शन डी, a + 4 आएगा, ऑप्शन डी। अब देखो दोस्तों, क्या इसका यही आंसर हो सकता है, नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। एक बार इसको देखेंगे ध्यान से सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन को और ऑप्शन को देखकर। कभी इसको लगाइए आओ, इसको बहुत लगाते हैं, ये आंसर नहीं होगा, ये गलत आंसर है। ठीक है, संख्याएं हमेशा प्लस में रहेंगी, गुणा में नहीं, ये मल्टीपल में है। अब देखो एक चीज समझो दोस्तों, देखो दोस्तों, ये तो आंसर है, ये क्यों बटन है। देखो इसका आंसर आप लगा सकते हैं कि हम कहेंगे सी आंसर है, जी हाँ इसका औसत सी है, सी सही है। बताने वाला हूं कितने आंसर बन सकते हैं। क्या आप कहेंगे इसका आंसर a + E/2 हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। समांतर संख्याएं, पहली संख्या और लास्ट संख्या जोड़ेंगे तो 2 से भाग करेंगे, आंसर निकल के आएगा। अगर आप कहेंगे b + D 2 से भाग करें तो आंसर होगा क्या, जी हाँ ये भी औसत सही है हमारा, ये भी आंसर होगा। देखते रहे दोस्तों कितने आंसर ऐसा निकल सकते हैं, कितने औसत मैं इसके बनाकर दिखाऊंगा आपको सी तो निकालना है, सी। अब देखो इधर, अगर हम इनको सबको जोड़ दें एक बार तब भी तो हमारा आंसर होगा a + B + C + D + E/2, ये भी आपका आंसर सही है, औसत है। अगर हम इस a के अंदर 4 जोड़ दें तो c निकल के आएगा, a के अंदर 4 जोड़ दें, a + 4 भी इसका औसत सही होगा, जी हाँ सही होगा। अगर इस b के अंदर 2 जोड़ दें तब भी तो c निकल के आएगा, b के अंदर 2 जोड़ दें तब भी तो c निकलेगा। तो b + के 2 भी इसका आंसर सही होगा क्या, जी हाँ b + के 2 भी इसका आंसर सही होगा। अगर आप कहें c, इसका मैंने लिख दिया, c तो पहले लिख दिया कि b की संख्या क्या होती है, औसत। अगर समांतर श्रेणी है और क्रमिक संख्याएं हैं तो समांतर श्रेणी होंगी। अगर इधर देखो d, अगर d के अंदर से हम 2 घटा दें तब भी तो c निकल के आएगा, तो d - 2 भी हमारा राइट आंसर होगा, और e - के 4 भी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों इतने औसत निकल सकते हैं इस क्वेश्चन के, इतने औसत निकल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 आंसर राइट होंगे। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, a + के 4। तो जो आपका ऑप्शन होगा उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है दोस्तों, इतने इसके आंसर आ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है सवाल को देख के, ऑप्शन के आधार पर आपको सवाल करना है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए जाएंगे ताकि आपके 3 से 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाए। मैथ के अंदर भी आपने जीके के अंदर किए होंगे, लेकिन आपसे मैथ के अंदर कंप्लीट होंगे आपके ऐसे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का, बहुत अच्छा मैं तरीका इसका बताने वाला हूं ताकि सवाल आपका एक लाइन में हो जाए। चक्रवृद्धि ब्याज का भी तरीका ऐसा बताऊंगा। इसने क्या रखा है, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 हो तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। आप करते होंगे इसको रेशियो से, अगर रेशियो से ना करके हम लगाते हैं, मैंने आपको एक बताया होगा, बताता आया हूं मैं जितनी बार चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल मैंने कराया है, x + y, बताया नहीं बताया, ये x + y और xy/100, xy/100 मैंने ये बताया होगा। एक बार और समझ लो इसको, एक बार और समझेंगे इसको। देखो ये जो होता है टोटल, हम अगर इसकी पूरे की बात करते हैं, पूरे की बात करते हैं टोटल की, तो ये जो हमारा होता है ये होता है 2 साल का CI होता है, 2 साल का CI।
2 साल का CI, 1 मिनट, हो सकता है दिखना रहे हो आपको, 2 साल का CI होता है हमारा, 2 साल का CI होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसकी, देखो अगर इसकी बात करते हैं इतने की, ये जो दे रखा है इसको मैं अब ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, इसकी बात करते हैं तो ये जो हमारा होता है ये होता है SI 2 साल का, ये क्या होता है 2 साल का SI होता है। और एक चीज पर और ध्यान दो दोस्तों, ये जो दे रखा है इतना, ये जो है ये होता है 2 साल का CI माइनस SI, मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इसका ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपका 2 साल का अंतर है, CI माइनस SI, XY अपॉन के 100 जो होता है ये हमारा होता है 2 साल का अंतर। अब देखो सवाल को हम कैसे करने वाले, देखना ध्यान से। इसने क्या रखा है, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है आपको 2544, तो ब्याज जो दे रखा है रुपए में आपको कितना दे रखा है 2544 दे रखा है दोस्तों, 2544 आपका दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 2544। इधर देखें, अगर हम दर में निकाल दें, अगर हम दर में निकालेंगे तो 1 मिनट देखेंगे दोस्तों, x का मान कितना है आपका 12, x का मान कितना है 12, प्लस इस y का मान कितना है दोस्तों 12, प्लस 12 इंटू 12, ये आपको निकालना नहीं है, ओनली निकाल के दिखा रहा हूं मैं, आपको नहीं निकालना है, इतना काम आपको मन में करना है। ठीक है, आप निकालेंगे 12 और 12 24, इधर से निकालेंगे 12 12 144, 2 के बाद पॉइंट लगेगा आपका, यहां से निकल के आएगा प्लस 1.44, आप देखेंगे कितना निकल के आ गया 25.44 निकल के आ गया 25.44। ठीक है, 25.44 निकल के आ गया, 44%। आपकी टोटल 2 साल का ब्याज निकल के आ गया और आपका 2 साल का ब्याज दे रखा है, तो यही राशि इसके क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको बैठा देता हूं मैं, एक बार देख लो इसको ठीक से कैसे निकाला है मैंने। ठीक, अब देखो इधर कितना निकल के आया आपका 25.44 निकल के आया, 44%। ठीक है दोस्तों, आपने मान किसका पूछा है, इसने पूछा है 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, और 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होता है, ऐसा ही होता है x प्लस वाई, मतलब 12 प्लस 12 24%, तो आपसे 24% का मान पूछा है। इससे आसान तरीका कोई हो तो बता देना, इससे आसान तरीका कोई भी नहीं हो सकता। आप जब ऐसे 2 जीरो हटाएंगे तो इधर लगेंगे 2 जीरो, यहां लगा लो, ऊपर लगा लो, 2544 से 2544 पूरा खत्म, आंसर आपका कितना आया 2400। बस इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, 2 साल के लिए ये फॉर्मूला रामबाण है आपके लिए, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा 2400, ऑप्शन ए ऑप्शन राइट होगा इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, एक बार ठीक से देख लेना जो मैंने बताया, ये फॉर्मूला आपको ठीक से देखना है क्या क्या चीज़ इसके अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या रखा है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। ए कोमा बी और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों का पूछा है। ए प्लस बी दे रखा है आपको, देखो दोस्तों ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है 12 दिन। ठीक है, ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी दे रखा है आपका 20 दिन, बी प्लस सी 20 दिन, आपने दे रखा है 12, बी प्लस सी कितना है 20 दिन, फिर सी प्लस ए दे रखा है, सी प्लस ए दे रखा है 15 दिन, सी प्लस ए कितना है दोस्तों 15 दिन। ठीक है, टोटल कार्य निकालेंगे इसका, एलसीएम लेके टोटल कार्य क्या निकल के आएगा आपका, टोटल कार्य निकालेंगे कितना आया दोस्तों 60 आएगा इसका टोटल कार्य। जब आप टोटल कार्य निकालेंगे, कार्य क्षमता 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60। अब देखो दोस्तों ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को, इस पर ध्यान दो। अगर हम ए बी सी तीनों की कार्यक्षमता निकालना चाहते हैं, इसने पूछा है ए बी सी कितने दिन में काम करेंगे। अगर ए बी सी
की बात करिए, तीनों की बात करिए, तो हम तीनों की कार्यक्षमता निकालेंगे। टोटल काम आपके पास दे रखा है 60 की, टोटल काम कितना है 60 है, लेकिन तीनों की कार्यक्षमता का पता होना बहुत जरूरी है। अब तीनों की कार्यक्षमता कैसे निकालेंगे, देखो इधर जोड़ते हैं टोटल को। जब आप टोटल को जोड़ेंगे, ए और ए कितनी बार आएगा 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। एक बार देख लो, जब इसको पूरे को जोड़ोगे तो यहां से बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। आप यहां से 2 कॉमन लेंगे, निकल के आएगा a प्लस बी प्लस सी। ये निकल के आएगा नहीं आएगा, तो इधर से हम डायरेक्ट कॉमन लेंगे 2, a प्लस बी प्लस सी। इधर आप जब जोड़ेंगे कार्यक्षमता 5 4 9 3 12, 12 कितनी निकल के आई 12। तो आपकी जो टोटल कार्यक्षमता निकल के आएगी, 2 से आप इसको काटेंगे, 2 छंग 12, तो कार्यक्षमता कितनी आएगी दोस्तों 6 आएगी। तीनों व्यक्ति की कार्यक्षमता कितनी आएगी 6। अब काम कितना है टोटल 60। किस कार्यक्षमता से कार्य कराना है 6 से कराना है। कितने दिन में कार्य हो जाएगा 10 दिन में। तो तीनों व्यक्ति मिलकर कर देंगे 10 दिन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 10 दिन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा 10 दिन होगा। ठीक, देखो आधे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन दे रखा है उसको बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। इसको करिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत क्या है। काले गोलों का प्रतिशत क्या है। देखो अब निकालोगे अगर काले गोलों का प्रतिशत, तो आपका ज़्यादा आएगा, क्योंकि टोटल संख्या क्या बैठेगी, ज़्यादा बैठेगी। अगर इसके अंदर से 50% लाल गोले निकाल दिए, 25% नीले गोले निकाल दिए, तो कुल संख्या आपकी क्या हो गई, कम हो गई। तो काले गोलों का प्रतिशत भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, कितने दे रखे हैं 100 दे रखे हैं आपके नीले गोले, 100 किस किस के कम करें उसका देखो। 25% नीले गोले कम करें और 50% लाल गोले कम करें, और हमसे पूछा है काले गोलों का प्रतिशत। काले गोलों का प्रतिशत पूछा है। काले गोले हैं कितने 50, 50 का परसेंटेज हमसे पूछ रखा है दोस्तों, 50 का परसेंटेज हमसे पूछ रखा है। देखो नीले गोले कितने हैं 100 हैं 100। इसने 25% नीले गोले, जो आपके 25% नीले गोले निकाल लिए हैं। अगर 100 में से 25% नीले गोले निकाल दोगे तो आप कहीं कितने बचेंगे दोस्तों, 75% बचेंगे। 25% निकाल दिए तो कितने बचे, 75% बचे दोस्तों, 75%। ठीक है दोस्तों, प्लस। अरे ऐसे निकालते हैं परसेंटेज, जो आपके नंबर होते हैं, जो आपका प्राप्तांक होता है, हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आता है, तो आप क्या करते हैं, अपने नंबरों को रखते हैं ऊपर और नीचे रखते हैं टोटल अंक इंटू 100 से गुणा कर देते हैं। ये आपका परसेंटेज निकल के आता है। यही हम यहां पर करेंगे, टोटल रखेंगे नीचे, जिसका परसेंटेज हो जाए उसको ऊपर रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद क्या रखा है, जो लाल गोले हैं, लाल गोले हैं कितने 50। इस 50 में से 50% निकाल लिए। 50% का मतलब होता है आधा, आधे निकाल दिए, तो बचे कितने दोस्तों, आप कहेंगे 25 बचे। 25 कितने बचे, 25 बचे। ठीक है 25। तो आपके कितने बचे, लाल गोले कितने बचे 25। काले गोले में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। काले कितने अभी भी 50 के 50 हैं, 50। ठीक है दोस्तों, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो 50 अपॉन 75, 25, 100, 150, परसेंटेज का हमारा 100, 0 से 0, 5 से काटेंगे, 5 का ना 5, 5 या 15, निकल के आएगा 100/3, और 100/3 को हम लिखते हैं 33 सही 1/3%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 33 सही 1/30%। ठीक है दोस्तों, 33 सही 1/30% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए। मैंने आपसे कहा था आपको भी अपने हथियार लेके बैठना है, कॉपी पेंसिल लेके बैठनी है, और साथ साथ क्वेश्चन करते चलना है। मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, साथ साथ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना है क्वेश्चन को अच्छे से, आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसने कर रखा है, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई है। यदि वह 235 रुपये में बेची जाती
तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि परसेंट आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा मैं तरीका बताने वाला हूँ। आप क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। पहले क्रय मूल्य निकालने के बाद 235 और क्रय मूल्य में तुलना करेंगे, फिर आप क्रय मूल्य नीचे रखेंगे, ऊपर हानि परसेंट रखेंगे, फिर निकालेंगे उसको परसेंटेज। मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ सवाल को। देखो 300 रुपये में बेचनी है वस्तु, कितने में, 300 रुपये। अगर हम 300 रुपये में वस्तु बेचते हैं तो हमको लाभ होता है। अब वो लाभ कितने का होता है दोस्तों, वो लाभ हमें होता है 20% का, मतलब 20% का लाभ हुआ। टोटल हमारे पास 100% होता है, तो हमने वस्तु कितने की बेची होगी, 120% की बेची होगी। 120% की टोटल वस्तु हमने बेची होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो इधर, अब हमने क्या करा है कि उस वस्तु को बेचा कितने में है, उस वस्तु को हमने बेचा है, उस वस्तु को बेचा है 235 रुपये में। बेचा कितने में है, 235 में, 235 रुपये में उस वस्तु को बिका है। तो बताएं उसका हानि परसेंट क्या होगा। अब देखो अनुपात से सवाल को हम करने वाले, अनुपात से, अनुपात बनाएंगे, काटेंगे सीधा। देखो 20 से 20, 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 5 छंग 30, आप कहेंगे 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। आप देखेंगे कि ये कितने गुना है, आप कहेंगे सर 2 गुना है। तो आप 74 को भी 2 गुना कर देंगे, तो 74 दूनी कितने होते हैं, 74 दूनी होते हैं दोस्तों 94। 94 100 से कितना कम है, टोटल हमारे पास कितना था 100, बेचा कितने में, 94 में। 100 टोटल है, 94 में बेचा है, तो कितने की हानि हुई है, 6% की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 6% दोस्तों, ऑप्शन डी 6% राइट आंसर होगा। इसी तरीके से इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बनाना है, इससे आसान तरीका इसका नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, एक तरीका होता है आप यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 120 का मान दे रखा है, 100 का मान निकालेंगे, क्रय मूल्य निकल के आएगा। क्रय मूल्य और 235 विक्रय मूल्य में आप तुलना करेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 इसको बनाइए। इसमें का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में, बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या रखा है, 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के पहले 9, अब देखो 3 की बात करिए, 3 के पहले 9 गुणजों का औसत आपको बताना है। अगर 3 के पहले 9 गुणजों की बात करिए तो संख्या बनेगी किसमें, समांतर श्रेणी में। इनमें अंतर होगा समान समान, जिसका भी गुणज पूछेगा इतने का अंतर होता है। 3 की बात करेगा, 3 के गुणज की बात करेगा, 3 का अंतर होगा। 2 के गुणज की बात करेगा, 2 का अंतर होगा। 5 के गुणज की बात करेगा तो 5 का अंतर होगा। तो संख्या क्या है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में अगर संख्याएं हैं तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग अपॉन के 2 क्या होता है, औसत होता है। अब यही करेंगे, पहली संख्या 3 का पहला गुणज क्या होगा, 3 होगा दोस्तों, 3 प्लस, अब 3 का 9वें नंबर का गुणज क्या होगा, नौतिया 27 होगा, नौतिया 27 अपॉन के 2। आप करेंगे 30/2, तो आपका औसत कितना निकल के आएगा दोस्तों, 15। क्या आएगा औसत, 15। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 15। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, संख्या आपको पूरी नहीं लिखनी है, कभी लिखो 3 × 3, 3 × 6, 3 × 9, 3 × 4, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको कि पहली संख्या क्या होगी, पहला गुणज 3 होगा, 9 का गुणज 9 से गुणा करके आएगा, नौतिया 27 होगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, आपका आंसर निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा कितना, 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 15 होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप अगला क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 14, इसको करिएगा दोस्तों। एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, औसत का। क्वेश्चन नंबर 14 जो दे रखा है आपका, देखें 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या का औसत क्या होगा। गुणा करे करते हैं आप इस सवाल को, गुणा नहीं करनी है, कभी 9 से गुणा करनी है 50 की, ठीक है, 5 से गुणा करोगे 54 की, 3 से गुणा करोगे 52 की। ये काम करते हैं तीसरे चौथे के बालक जो कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ते हैं। ठीक है, आपको ये काम नहीं करना है। आप करना कैसे सवाल देखो इधर, 9 संख्याओं का औसत, टोटल संख्याएं 9 है, 9 का औसत कितना दे रखा है दोस्तों, आप कहेंगे 50 दे रखा है, 50 दे रखा है। ठीक है, फिर संख्याएं कितनी है, पहली 5 संख्याओं की बात करते हैं तो पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 54 दे रखा है, 54 दोस्तों। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। और अंतिम 3 की बात करते हैं तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 52 है, 52 कितना दे रखा है दोस्तों, 52 दे रखा है, 52। देखो इधर, अब डायरेक्ट आपको तुलना करनी है। इधर देखें, ध्यान से देखना है सवाल को, यहां से आप देखेंगे तो कितना अधिक है,
आप कहेंगे 4 अधिक आ रहा है, 50 से औसत में तुलना करेंगे तो 4 अधिक है। 4 अधिक कितनी संख्याओं पर है? 5 पर। तो इनका योग कितना निकल के आएगा? 5 चौक 20 निकल के आएगा। यहां से यहां तक आपने देखा एक संख्या पर कितना अधिक? 4। तो 5 पर कितना अधिक आएगा दोस्तों? 20। 20 अधिक आएगा, 20। ठीक दोस्तों 20। आगे देखो, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट की। इसकी बात आप करोगे तो 50 से ये कितना अधिक है दोस्तों? कम नहीं है, अधिक है। ये भी कितना अधिक है? 2। एक संख्या पर अगर 2 अधिक है तो 3 पर कितना होगा दोस्तों? 6 अधिक होगा। 6 अधिक होगा दोस्तों, 6। आप कहेंगे टोटल कितना अधिक हो गया? 26 अधिक हो गया। 26। तो जो छठी संख्या है वो 26 क्या होगी? औसत से कम होगी। अगर यहां पर 26 अधिक आया है औसत, तो जो छठी संख्या हमारी होगी वो 26 क्या होगी? कम होगी। तो आप कम कर देंगे। औसत कितना है हमारा? 50 माइनस 26। आपका राइट आंसर निकल के आएगा 24, कि छठी संख्या आपकी क्या है? 24 है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर होगा सी, 24। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर होगा सी, 24। ठीक। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या रखा है? 300 रुपए की राशि PQR में इस प्रकार बांटी गई है कि Q को P से 30 रुपए अधिक मिलते हैं और R को Q से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या है? बनाइएगा दोस्तों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिएगा। मैं इसमें का क्वेश्चन आपको पिछली क्लासों में करा चुका हूं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, एक दे रखा है P, Q और R। ये 3 व्यक्ति हैं। P, Q, R 3 व्यक्ति दे रखे हैं। P, Q और R ये दे रखे हैं 3 व्यक्ति। अब देखो, इसने क्या रखा है? 300 रुपए की राशि बांटी है। 300 रुपए से आपको कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट निकल के आएगा। नहीं, 300 का मतलब तो होगा, राशि भी कितनी है हमारी? 300। देखो इधर, इसने क्या रखा है? P को Q को P से 30 रुपए अधिक मिले हैं। ये जो Q है, Q को P से 30 रुपए अधिक मिले हैं। अगर हम P का मान लें X, कि P को X रुपए मिले हैं, तो Q को कितने मिले होंगे? Q को मिले होंगे X प्लस के 30 मिले होंगे दोस्तों। X प्लस के 30, क्योंकि Q को जो है P से अधिक मिल रहे हैं 30 रुपए। फिर क्या रखा है? R को Q से मिले हैं अधिक। ये जो R है ये Q से अधिक है। कितना अधिक? 60 रुपए अधिक है। तो 60 जब अधिक करोगे कितना आएगा? X प्लस के 30 और 60 90। 30 और 60 कितना आएगा दोस्तों? 90। अब देखो इधर, और टोटल आपको कितना दे रखा है? टोटल आपको दे रखा है 300 रुपये। यहाँ से जब आप जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 3x प्लस के, टोटल हम योग करेंगे, टोटल कितना निकल के आएगा? 120। 120 बराबर 300। 3x बराबर 120 प्लस में इधर काय में जाएगा? माइनस में जाएगा, आपका बचेगा 180। जब आप x का मान निकालेंगे तो निकल के आएगा 3 छंग 18, 60 निकल के आएगा 60। x का मान निकल के आएगा 60। अब आपसे पूछा क्या? औसत पूछा। आपसे पूछा है क्या? तीनों के हिस्सों का अनुपात पूछा है। तीनों के हिस्सों का अनुपात। 60 किसका है? P का। P का कितना है दोस्तों? 60 अनुपात। P से Q कितना अधिक? 30, तो 60 और 30 90 दोस्तों अनुपात। फिर ये कितना अधिक है इससे? 90 अधिक है, तो 60 और 90 कितना आएगा दोस्तों? 150। 60 और 90 150। PQR निकल के आएगा 0 0 0। आप जब 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो इसका राइट आंसर आपका निकल के आएगा 3 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 2 अनुपात 3 अनुपात 5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सवाल आपके समझ में आया होगा। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ आपको x मानना पड़ेगा इस सवाल में। बिना x के ये सवाल आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, बिना x के ये सवाल नहीं होगा। यहाँ पर आपको सवाल में x मानना पड़ेगा। ये जो सवाल दे रखा है आपका, इसमें x आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, साझेदारी का सवाल है और इस सवाल में x मानना पड़ता है। अब देखें दोस्तों, मैंने आपको सहभाज्य जोड़े बता दिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 2 असहभाज्य, यहां पर आप लिखेंगे सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। 117 है, तो उनका
लघुत्तम समापवर्तक आप कह सकते हैं एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपसे पूछा है। देखो दोस्तों मैंने कहा था कि सह अभाज्य जोड़ा किसे कहते हैं, सह अभाज्य जोड़ा वे जोड़े होते हैं जिनमें एक का अंतर हो, नहीं सॉरी एक का अंतर नहीं, जिनमें जो आपका एलसीएम हो या जिसमें कॉमन फैक्टर हो, जो एचसीएफ हो वो कितना हो, एक हो, जिसके अंदर कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, एक, ठीक, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक से अलावा, ठीक। अब देखो सह अभाज्य जोड़ा मैंने बताया था, जो सह अभाज्य जोड़े होते हैं उनका गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है, उनका गुणनफल ही क्या होता है, एलसीएम होता है। मान लो हम जोड़े मानते हैं जैसे 2 और 3, इसके अंदर कोई में से नहीं है, अगर कोई में से नहीं है तो ये जोड़े कैसे हैं, सह अभाज्य जोड़े हैं। अब इसका आप जब गुणा करेंगे कितना निकल के आएगा, 6, और जब आप इसका में से लेंगे तो भी कितना आएगा, वही एलसीएम लेंगे, सॉरी में से नहीं एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका गुणनफल आपको दे रखा है सह अभाज्य, दो सह अभाज्य जोड़े का गुणनफल दे रखा है कितना, 117, तो गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 117, ऑप्शन डी। कुछ नहीं सोचना था इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना था। अगर आपको परिभाषा याद है सह अभाज्य जोड़े की, और आपको अगर पता है कि जो सह अभाज्य जोड़े होते हैं उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इसको बनाइएगा, ठीक। क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो दोस्तों, इसने क्या रखा है, दो वृत्तों के व्यास, एक वर्ग की भुजा और वर्ग के विकर्ण हैं। दो वृत्त दे रखे हैं आपकी, दो वृत्त के अंदर एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण उनके व्यास हैं, तो छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा दोस्तों, बनाइएगा सवाल को। देखो एक बार समझो, एक छोटे वृत्त की बात करिए और एक आपसे कर रखिए बड़े वृत्त की बात, ये है आपका बड़ा वृत्त। अब आपको पता है कि ये जो होता है ये व्यास होता है, ये टोटल क्या दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है, और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है दोस्तों, ठीक है। देखो अब इधर इसने क्या रखा है कि दो वृत्तों के व्यास, एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है जो व्यास है। अगर आप इसके छोटे वृत्त की बात करते हैं तो छोटे वृत्त का व्यास क्या होगा, ए होगा, ए। किसने पहले क्या रखा है, आपसे क्या रखा है कि ए कितना होगा दोस्तों, ए होगा, ए, ठीक है, ए। मच्छर बैठा कहीं ना कहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा, देखो भाई, कितना होगा, ए, ठीक है दोस्तों, ए। अब अगला जो बड़ा त्रिभुज है, जो बड़ा वर्ग दे रखा है, सॉरी जो बड़ा वृत्त है आपका, बड़ा वृत्त जो है वर्ग के विकर्ण उसका व्यास है, जो वर्ग का विकर्ण है वो उसका व्यास है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है आपका a√2, तो इसका व्यास कितना है, a√2 है, इसका व्यास कितना है दोस्तों, a√2 दे रखा है, ठीक है। अब इसने क्या रखा है कि क्षेत्रफल का अनुपात बताएं हमें, किसका, जो वृत्त दे रखे हैं दोनों, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। अब देखो अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या की, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। जब त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो यहाँ पर त्रिज्या क्या होगी, आप कहेंगे r1 बराबर, छोटे को हम r मान लेते हैं, r1 कितना होगा, a/2, और r2 बराबर कितना होगा दोस्तों, r2 बराबर होगा a√2/2, a√2/2, ठीक है दोस्तों। अब देखो इधर क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है πr²1, अनुपात बताना है आपको, तो अनुपात πr2², पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब r1 का मान कितना दे रखा है, a, तो a²/4, a²/4 अनुपात, जब आप करेंगे a का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, तो a² 2 का कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब देखो दोस्तों 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, आपका बचा 1:2, 1:2, 1:2, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1:2 होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 1:2। क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा, 1:2, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, सवाल आसान ही था, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर
18। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखें। इसने क्या रखा है, एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई वर्ग एकक है, तो गोलक का आयतन कितना होगा। गोलक मतलब गोला की बात करिए, गोला की। ध्यान रखना है आपको कि गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, 4 पाई r स्क्वायर। आप कहेंगे आयतन क्या होता है गोले का, आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। 4/3 होता है पाई r की घात 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो सवाल देखो, आपको दे रखा है 8 पाई है, क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये पूर्ण संपूर्ण कह दो, दोनों एक ही होते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही होती है इसके अंदर। तो 4 पाई r स्क्वायर बराबर दे रखा है आपका किसके, 8 पाई के। 8 पाई के बराबर है, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। 4 दूनी 8, अब पाई से पाई, r स्क्वायर बराबर अगर 2 है तो r कितना आएगा आपका निकल के, r निकल के आएगा दोस्तों, r निकल के आएगा √2, √2। ठीक है दोस्तों, √2। ये जो 2 है इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो r का मान कितना आएगा निकल के, √2। अब देखो दोस्तों, अब क्या रखा है, आपको बताना क्या है, 4/3 पाई r की घात 3, मतलब आयतन बताना है। तो 4/3 बदलना आपको है नहीं, क्योंकि पाई में आंसर दे रखा है, पाई का मान हम लगाएंगे नहीं, इंटू पाई इंटू इधर देखो, जब आप √2 का घन करेंगे, क्योंकि r का मान क्या है, √2 है, तो √2 एक बार देखेंगे, √2 की पावर 3 रहेगी, तो √2 की गुणा कितनी बार होगी, 3 बार, √2। ठीक है दोस्तों, √2 की गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, कितना बनेगा, 2 √2 बनेगा, 2 √2। तो √2 का घन क्या होता है दोस्तों, √2 का घन होता है 2 √2 होता है, 2 √2 होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 2 √2, 4 दूनी 8, आप कहेंगे इसका आंसर आएगा 8 पाई √2 अपॉन के 3, 8 पाई √2 अपॉन के 3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 8 पाई, या फिर कह सकते हैं 8 √2 पाई अपॉन के 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल था, बहुत आसान सवाल था, बशर्ते आपको इसके फॉर्मूले का याद होना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 था, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इस क्वेश्चन को करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, इसको बनाइएगा दोस्तों। सवाल ने क्या रखा है कि कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है, यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात क्या है। एक विशिष्ट दूरी किसी विशिष्ट समय से तय की गई है, उसके बाद दूरी को कर दें हम, दूरी को कर दें आधा, दूरी क्या कर दें आधा, और समय को कर दें दुगना। यहां पर समय और दूरी मान लो आप, हमने दूरी मानी कि दूरी हमारी कितनी है, 2 किलोमीटर, क्योंकि आधी हो रही है, आधी करेंगे तो 1 रह जाएगी, 2 है। समय हमने कितना मान लिया, समय मान लिया हमारा कि हमने दूरी कितनी मानी है दोस्तों, दूरी मानी है कि दूरी हमारी कितनी है, 2 है। टाइम हमने कितना मान लिया, टाइम हमारा है मान लो 1 सेकेंड, 1 घंटा, जो भी मानना चाहो, अनुपात में दे रखा है। ठीक, इसके बाद देखो इसने क्या रखा है, चाल का अनुपात हमें बताना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो पहली बार में जो इसने चला है विशिष्ट गति से तय की गई है, कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है, फिर क्या है, यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो गतियों का अनुपात क्या होगा। अब देखो समय हमने कितना माना है, पहले तो बिल्कुल विशिष्ट दूरी हमारी कितनी, दूरी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 2/1, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 2 और समय कितना हो गया 1, अनुपात आपको बताना है। इसने फिर क्या कहा है, आपके कहा है कि दूरी हमारी क्या हो गई, आधी, दूरी हमारी क्या हो गई, आधी, यदि इससे आधी दूरी आधी कर देंगे, 2 से कितनी हो गई 1, समय क्या हो गया, समय हो गया दुगना, समय कर दिया दुगना, 1 से 2 कर दिया, समय क्या हो गया दुगना। तो अब बताना है तो गतियों का अनुपात क्या होगा, गतियों का, यहां से अनुपात निकाल दो, गतियों का अनुपात क्या निकल के आएगा आपका,
आप करेंगे 2 दूनी 4, 1 ही का ना 1, तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा तिरछी गुणा करके 4:1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4:1। ठीक है, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा, दूरी आधी कर रखी हो, 1/3 कर रखी हो, 1/4 कर रखी हो, आपने दूरी मान लेनी है, ऐसी दूरी माननी है। अगर मान लो इसकी जगह कहता आधी नहीं करता, 1/2 नहीं करता, कहता 1/3, तो आप दूरी फिर क्या मानते, आप दूरी 3 मान लेते। वो कहता है 1/4 1/4, तो आप दूरी कितनी मानते, 4 मान लेते। तो इस तरीके से दूरी माननी है ताकि दूरी कट जाए। ठीक है, पूरी पूरी ऐसा दूरी मान लेनी है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20, इसको बनाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 साधारण ब्याज का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 को, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या रखा है, x% प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। x का मान आपको बताना है। तो दोनों जो साधारण ब्याज है वो क्या है, बराबर हैं। और आपको पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों का ब्याज हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। P कितना दे रखा है आपको, 4,000 दे रखा है दोस्तों। कितना, 4,000 इंटू दर कितनी है, आप कहेंगे x% है। दर कितनी है, x%। दर कितनी दे रखी है दोस्तों, x% दे रखी है। देखो 4,000, दर कितनी है दोस्तों, x%, और टाइम कितना दे रखा है आपको, 3 वर्ष अपॉन के 100। कोई दिक्कत, PRT/100 लगा दिया। इसके बाद क्या क्या रखा है, अब इसने क्या रखा है कि दोनों बराबर हैं, दोनों ब्याजों को बराबर कर देंगे। कितने पर, 5,000 रुपये पर, 5,000 रुपये पर, 5,000 रुपये पर कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। दर आपकी कितनी दे रखी है, 12%। दर कितनी है आपकी, 12%, और कितने वर्ष की बात करिए, 2 वर्ष अपॉन के 100। देखो 0 से 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, आप कहेंगे 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 तिया 12 से 12 कैंसिल, आप कहेंगे 5 दूनी 10, तो x बराबर निकल के आएगा, x बराबर निकल के आएगा आपका 5 दूनी 10, 10%। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 10%। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 10%। ठीक है दोस्तों, आज हमारे ये 20 क्वेश्चन थे, हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने इस क्लास को पूरा देखा होगा। ठीक है, जितने भी, अब इसकी PDF आपको दी जाती है आपके टेलीग्राम चैनल पर। आपको पता है, जो भी बच्चे नए हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो आप देख रहे होंगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर टेलीग्राम से जाकर जुड़ेंगे। वहाँ आपको PDF दी जाएगी, PDF आपको खोलनी है और एक बार PDF खुद से करके देखनी है, रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार दोस्तों।